ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आप लोगों का पेंडिंग है, इसको आज खत्म कर देते हैं। गुड इवनिंग सर। हर साल जब जनवरी खत्म हो रहा होता है और फेब शुरू हो रहा होता है, इसके जो बीच का टाइम होता है ये इकोनॉमिकली फाइनेंशियली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आते हैं। पहले कौन सा डॉक्यूमेंट आता है? दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। पहला कौन सा रिलीज होता है? इकोनॉमिक सर्वे। और फिर आता है यूनियन बजट। बताओ इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में सबसे बेसिक डिफरेंस क्या होता है? बिल्कुल, सबसे पहले तो देख के पता लगता है कि इसमें 25-26 लिखा होता है और बजट में 26-27 लिखा होता है। अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? अभी 25-26 बस खत्म हो रहा है, 2 महीने बचे हैं। देख लो, फेब के भी काफी दिन हो गए और मार्च, बस इकोनॉमिक्स फाइनेंशियल ईयर 25-26 खत्म हो जाएगा। और इसके बाद कौन सा शुरू होगा? 26-27 शुरू होगा। तो इकोनॉमिक सर्वे हमेशा पास्ट और प्रेजेंट जो टाइम चल रहा होता है उसके बारे में बात करता है, और बजट हमेशा जो फ्यूचर अभी आना है, अभी टाइम है उसके आने में, उसके बारे में बात कर रहा होता है। चलो आपसे एक सवाल पूछता हूं, बहुत ध्यान से सोचोगे तो इसका आंसर मिलेगा। यूनियन बजट 26-27 एक अच्छा डॉक्यूमेंट है या नहीं, या जो जरूरत है वो पूरी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये हमें कहां से पता चलेगा? बहुत ध्यान से सोचोगे तो इसका आंसर मिलेगा। सोचो, यूनियन बजट 26-27 जो फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के सामने पेश कर दिया, क्या वो एक अच्छा डॉक्यूमेंट था या नहीं था, ये हमें कहां से पता चलेगा? जीडीपी डेट रेशियो। क्यों ना हम इसको बोलें कि ये हमें पता चलेगा जब अगला फाइनेंशियल ईयर का इकोनॉमिक सर्वे आएगा। अभी कौन सा इकोनॉमिक सर्वे आया? 25-26। अगला इकोनॉमिक सर्वे कौन सा आएगा? 26-27। तो तब यही तो पता चलेगा। तो जो बजट होता है वो फाइनेंशियल ईयर से पहले आता है, और जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो फाइनेंशियल ईयर के एंड में आता है। तो बजट क्या होती है? प्रेडिक्शंस, और इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है? रियलिटी। ठीक है, ओके। बताओ, ये जो बजट होता है ना, बजट एक्चुअल में होता क्या है? सरकार जो हर साल बजट निकालती है, क्योंकि असल में ये बजट को बोलते ही हम इसको, अंदर से बजट नहीं होता, कुछ और ही होता है। पता है बजट एक्चुअल में होता क्या है? बजट ना एक्चुअल में परमिशंस होती हैं। कौन सी परमिशंस? जो गवर्नमेंट मांगती है। किससे? पार्लियामेंट से। क्यों? क्योंकि जो सरकारी खजाना होता है, कौन? सॉलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसमें से सरकार सीधे खुद पैसा नहीं निकाल सकती, उसको परमिशन चाहिए पार्लियामेंट से। सरकार खुद सीधे सीधे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से पैसा नहीं निकाल सकती। फिर सरकार को हर बार जब खर्चा करना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, सरकारी खजाने से, तो पार्लियामेंट की परमिशन चाहिए। तो ठीक है, जैसे ही कोई खर्चा आए पार्लियामेंट को फोन करो कि हाँ जी पार्लियामेंट ये खर्चा करना है, कर दे। पार्लियामेंट बोलेगा ओके कर दो, खर्चा कर दो, सही है। पर इस तरीके में एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि पार्लियामेंट साल में मुश्किल से मुश्किल 80 दिन काम करती है। बैठती पार्लियामेंट बहुत कम दिन है, तो जिन दिनों में पार्लियामेंट नहीं बैठी होगी उस दिन क्या करोगे? तो ऐसा तो नहीं किया जा सकता कि जब खर्चा करना है पार्लियामेंट को फोन किया, उनसे अप्रूवल लिया, खर्चा कर दिया। तो सही तरीका क्या है? क्यों ना पूरे साल के खर्चे कागज पे लिख दे। 1 अप्रैल 2026 के खर्चे, 2 अप्रैल
2026 के खर्चे, 3 अप्रैल 4 5 अप्रैल मई जून सब कुछ करते करते कहाँ तक आ गए, 31 मार्च 2027 तक के सारे खर्चे कागज पे लिख दो और इस कागज को एक ही बार में अप्रूव करवा लो पार्लियामेंट से। बताओ मैंने 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के खर्चे क्यों लिखे, क्योंकि यही तो फाइनेंशियल ईयर की डेट्स होती हैं। बताओ अगर आपने एक ही बार में कागज अप्रूव करा लिया पार्लियामेंट से, अब फायदा क्या है? अब आपको पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए डिले कम हो परमिशन मिल जाएगा। चुकी है, अब आपको बार बार परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं। तो बताओ बजट बजट तो नहीं है, क्या है? बजट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें सरकार के पूरे साल के खर्चे हैं, और बजट एक तरह की क्या है, परमिशन है जो सरकार किससे ले रही है, क्यों ले रही है? ताकि वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाल सके। चलो बताओ बजट की जरूरत किस दिन पड़ती है? 1 अप्रैल को। उसको पेश किस दिन किया जाता है? ये 2 महीने पहले पेश क्यों किया जाता है? क्योंकि आप अप्रूवल ले रहे हो तो उसमें टाइम भी लग सकता है, तो आप 2 महीने का क्या लेते हो, बफर। आपने 2 महीने का टाइम ले लिया कि आराम से इस 2 महीने में पार्लियामेंट पढ़ लेगी, समझ लेगी, कोई डाउट है वो पूछ लेगी, और 2 महीने में तो पास कर ही देगी। अगर आपने 1 अप्रैल को जो बजट पेश किया वो 1 अप्रैल तक भी पास नहीं हुआ तो क्या होगा? तो 1 अप्रैल की सुबह सरकार कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे ही निकाल सकती, और जितने दिन तक ये सिचुएशन चलेगी सरकार को बिना पैसे के रहना पड़ेगा। इसको बोलते हैं गवर्नमेंट इज इन इकोनॉमिक शटडाउन। सरकार शटडाउन में चली जाती है, सरकार के पास पैसा नहीं है खर्च करने का, और वो बड़ी डेंजर सिचुएशन हो सकती है। इसलिए हमारी कंट्री में तो ये प्रॉब्लम नहीं आती, बजट पास हो जाता है। कुछ कुछ कंट्रीज में कई बार उनका बजट पास नहीं भी होता, वो बड़ी डेंजर सिचुएशन हो सकती है। ओके, पढ़ो। समझ में लगा? क्या कहता है आर्टिकल 266? बिना पार्लियामेंट्री अप्रूवल के सरकार कहां से पैसा खर्च नहीं कर सकती? सरकारी खजाने से। द वर्ड बजट असल में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ही नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन में तो इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है। बताओ सही इसके लिए वर्ड बजट है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है? वो ज्यादा अच्छा वर्ड है। बजट तो ये है ही नहीं, तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है और एक परमिशन है। आर्टिकल 112 से 117 में सारे फाइनेंशियल मैटर्स के बारे में बात की गई है। बजट डिवीजन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स बजट को बना देता है। ओके, तो हर साल जब जनवरी खत्म हो रहा है और फेब शुरू हो रहा है, उसके बीच में 2 डॉक्यूमेंट्स आते हैं। पहले आता है इकोनॉमिक सर्वे, फिर आता है यूनियन बजट। इसकी डेट फिक्स्ड है 1 फेब। इस बार भी 1 फेब को आया, चाहे संडे भी था फिर भी 1 फेब को ही आया। इकोनॉमिक सर्वे वैसे तो 31 जनवरी को आता है, पर इस बार आया है 29 जनवरी को। बजट 1 फेब को ही आया। संडे के दिन सरकार बैठी, सरकार ने बजट पेश किया, शेयर मार्केट में छुट्टी होती है, शेयर मार्केट को भी काम पे लगाया और बजट को प्रेजेंट किया। अब वो बजट कैसे प्रेजेंट होता है वो भी देख लेते हैं। तो 1 फेब की सुबह फाइनेंस मिनिस्टर बजट डॉक्यूमेंट लेकर जाते हैं प्रेसिडेंट को मिलने के। क्यों? एक ट्रेडिशन है पुराना। ये ऐसा नहीं कोई परमिशन नहीं मांग रहे, पर हाँ जैसे होता है ना कि एक तरह से ब्लेसिंग ले रहे हैं कि आप हायर पोजीशन पे हो, आप मुझे मोटिवेट करो, ब्लेस करो कि मैं जाऊं पार्लियामेंट में और सारा बजट पेश कर दूं। तो जो हमारी कंट्री का ट्रेडिशन है, क्या ट्रेडिशन है? आप अगर इनकी जगह होते और ये आपके पास आए तो आप क्या करते? बहुत ही ट्रेडिशन तरीके से बताओ। आप क्या ही कर सकते हो? आप बेस्ट विशेस दे सकते हो, तो कैसे दोगे? दही चीनी खिला दोगे। और तो क्या ही करते हैं हमारे, यही तो करते हैं। चीनी से अगले 1 2 3 घंटे तक एनर्जी डाउन नहीं होती। पता ना आपको, शुगर इंस्टेंट एनर्जी देती है। अगर आप कोई बहुत ही मीठी चीज खाओ तो उसको अगले 1 2 घंटे में यूज कर लो। ऐसा नहीं वो 12 घंटे तक एनर्जी देते रहेंगे। 12 घंटे के लिए एनर्जी चाहिए तो कार्ब्स खाओ, चावल रोटी है, वो लंबी एनर्जी देती है। शुगर तो बस एनर्जी खत्म करेगी।
तो इसलिए हम चीनी खिलाते हैं। दही किस लिए खिलाते हैं? क्या लगता है, आप बचपन से इतना दही चीनी खा लिया आपने ये सोच के कि नंबर ज़्यादा आएंगे? नंबर तो नहीं आते ऑफ कोर्स, आपको भी पता है। तो फिर दही खाते क्यों है? दही हाईली प्रोबायोटिक होता है, वो आपका कभी भी पेट नहीं खराब होने देगा। अगले 2-3 घंटे अगर आप एग्जाम में बैठे हो तो आप बैठोगे, फिर आपको और चीज़ों में ध्यान नहीं जाएगा। और चीनी आपको उस टाइम पे एनर्जी देती है, अलर्ट रखती है। इतना सिंपल कंसेप्ट था ये, और हमने इसको कैसे जोड़ दिया कि दो चम्मच खाएंगे तो इतने % बढ़ेगा, 3 खाएंगे इतने। आप कटोरी भी खा लेते थे, आते फिर भी कोई नंबर नहीं थे। ऐसा नहीं होता, वो तो ऐसा ही होगा जितना आप पढ़ोगे। ये तो बस आपको वो जो फाइनल 2-3 घंटे की प्रिपरेशन आपने जो की है, इसकी परफॉर्मेंस जो होनी है उसके लिए आपको खिलाया जाता है। तो प्रेसिडेंट दही चीनी खिला के बेस्ट विशेष दे के इनको बोलते ठीक है अभी पहुंचो पार्लियामेंट। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बताओ प्रेसिडेंट को मिलने के बाद पार्लियामेंट पहुंचने से पहले एक और स्टॉप कहां लिया जा सकता है? बताओ, ये जो पार्लियामेंट है अगर इसके 2 हिस्से करने हो, लोकसभा राज्यसभा की तरह नहीं, बस किसी और तरीके से अगर इसके 2 हिस्से करने हो, तो बताओ पार्लियामेंट के 2 हिस्से किस बेसिस पे किए जा सकते हैं? बस लोकसभा राज्यसभा के बेसिस पे नहीं करने। सोचो, क्या हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट में एक साइड है गवर्नमेंट, एक साइड है ऑपोजिशन? बिल्कुल। पार्लियामेंट की वन टाइप पार्टी होती है गवर्नमेंट पार्टी, दूसरी पार्टी होती है ऑपोजिशन पार्टी। तो क्यों ना प्रेसिडेंट को मिलने के बाद और पार्लियामेंट पहुंचने से पहले एक बार अपनी गवर्नमेंट का फाइनल अप्रूवल ले लो कि जब मैं बजट प्रेजेंट कर रही होंगी तो पूरा सपोर्ट चाहिए मुझे। उस टाइम पे अगर ऑपोजिशन किसी भी तरह से तंग करे तो आपने मेक श्योर करना है कि किसी भी तरह से मेरी स्पीच ना रुके। अगर आपने पार्लियामेंट जाने से पहले गवर्नमेंट को अपने पूरे कॉन्फ्रेंस में ले लिया तो आपका कितना काम हो गया? आधे से ज्यादा तो गवर्नमेंट ही होती है पार्लियामेंट में, चाहे लोकसभा चल जाए राज्यसभा। बस ऑपोजिशन में है वो आप कन्विंस कर लेना वहां जाकर उनको, ठीक है। तो फिर ये जाते हैं यूनियन कैबिनेट को मिलने। यूनियन कैबिनेट मतलब सरकार के मिनिस्टर, उनको अपनी साइड कर लेते हैं और बस उसके बाद तो फिर जाना ही है आपने। अब तो आपने बजट पेश करना ही करना है। उसके बाद ये बजट पेश कर देते हैं। इस बार 1.5 घंटे की टोटल स्पीच थी। जैसे ना बहुत सारी कंट्रियां कहेंगी कि इंडिया ने क्या ही अचीव किया 75-80 साल की इंडिपेंडेंस में, अभी भी तुम्हारी कंट्री में इतनी दिक्कत है। सही बात है, पर हमने अचीव भी बहुत कुछ किया। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये अचीव किया, कंट्री के हेड एक फीमेल, कंट्री के फाइनेंशियल हेड एक फीमेल को अपनी बेस्ट विशेष दे रहे हैं। दुनिया में कोई एक कंट्री इसका एग्जांपल दे। यूएस 250 साल में एक फीमेल को प्रेसिडेंट नहीं बना पाया। हमारे तो अभी साल भी 80 पूरे नहीं हुए। पता है आपको यूएसए को इंडिपेंडेंस कब मिली थी? 1776 में यूएसए की इंडिपेंडेंस आई थी। अगर आपको नहीं पता, पता होना चाहिए वैसे आपको। 4 जुलाई 1776 यही यूएसए का इंडिपेंडेंस डे। तो हमने बहुत कंट्रियों से बहुत चीज़ों में अच्छा भी किया। हाँ, जो चीज़ें हैं गलत वो तो ठीक करनी उसमें तो कोई डाउट ही नहीं, पर अच्छी चीज़ों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। नहीं तो होता क्या है, अगर आप अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट ना करो वो कम होने लग जाती है, और सिर्फ बुरी चीज़ों को देखो वो बढ़ने लग जाती है। अच्छी चीज़ों को भी अप्रिशिएट करना जरूरी होता है। ठीक है, एक और बजट प्रेजेंट करने के बाद निर्मला सीतारमण जी का रिकॉर्ड टाई हो जाएगा मोरारजी देसाई से, सबसे ज्यादा बजट प्रेजेंटेशन का रिकॉर्ड। चलो आपसे एक सवाल पूछता हूं, बहुत ध्यान से अटेंड करना। एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम और मिनिमम कितने बजट पेश किए जा सकते हैं? एक सर। मिनिमम एक तो करना ही करना, उसमें तो कुछ डाउट ही नहीं है। और मैक्सिमम 2। 2। जिस 2 साल सर। लोकसभा के इलेक्शन आते हैं, आखिरी बार कब आए थे? 2024 में। तो 2024 की पहली फेब को क्या हुआ होगा? बजट पेश हुआ होगा। उसे लागू कब होना था? 1 अप्रैल को। अरे मार्च नहीं, अप्रैल को होगा ना लागू, 1 अप्रैल को, है ना? यस सर। फिर मई जून जुलाई में क्या होता है? कैंपेनिंग, वोटिंग और रिजल्ट लोकसभा के, ठीक है।
उसके बाद क्या जरूरी है कि एनडीए या बीजेपी ही पावर में रहती? ना, कोई जरूरी नहीं, हो सकता वो इलेक्शन हार जाते। तो उसके बाद फिर एक फुल बजट बनाने का मौका दिया जाता है। ये क्या इतने टाइम के लिए क्या बनता है? एंटरिम बजट बनता है। एंटरिम बजट मतलब वो अप्रैल से लेके कब तक काम करेगा? जब तक नई सरकार की ओथ नहीं आ जाती। और फुल बजट मतलब वो ओथ से लेके कब तक काम करेगा? 31 मार्च, इस केस में बताओ 31 मार्च 2000, समझे कि नहीं समझे? है ना, दो बजट, एक आ गया फेब में और दूसरा आ गया जुलाई एंड में या अगस्त में, जब भी सरकार ने ओथ लेनी है उसके बाद। यहां से आपका बजट डॉक्यूमेंट शुरू होगा। इसमें भी हम वही करेंगे जो हमने इकोनॉमिक सर्वे में किया था। ऐसा नहीं आप रैंडमली कुछ भी पढ़ने लग जाओगे, नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि इसको पढ़ो, इतना पढ़ो, ऐसे पढ़ो। ओके, मैं आपके लिए अंडरलाइन करूंगा, आपने अच्छे से रीड करना है। सीधे सीधे आपको पूछा जाएगा फर्स्ट कर्तव्य या सेकंड कर्तव्य क्या था। बस आपने ना एक बार अभी थोड़ी देर के लिए पढ़ना है। जब कोर इकोनॉमिक्स आ जाएगी आपको लग जाएगा पता, आगे इकोनॉमिक्स। जब तक नहीं आती बस पढ़ो, और जितना मैं आपको अंडरलाइन करके दे रहा हूं उतना ही पढ़ो। आपको ये स्लाइड्स दे दी उन्होंने, ये स्लाइड्स मैंने भेज दी है, आप आनी चाहिए आपके ग्रुप पे। आ गई है ना? बस ठीक है। यस सर। जिसके पास नहीं आई प्लीज एक मैसेज डाल देना, आपको स्लाइड्स भेज देंगे। पढ़ा जा रहा है आपसे? अच्छे से नहीं दिख रहा सर। जूम इन करूं? यस सर। ओके ओके, चलो ठीक है। जो आपके काम की चीज होगी मैं आपको अंडरलाइन कर दूंगा, आपने पढ़नी है। सीधे सीधे आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट कर्तव्य या सेकंड कर्तव्य या थर्ड कर्तव्य क्या था बजट में। कोई बात नहीं, हाँ मैम कर रहे हैं वो बात। ठीक है, ये पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट। हर बार बजट में ना पिलर्स या चैप्टर्स होते हैं, इस बार भी हैं 6। अगर आप बहुत ध्यान से देखो, ये जो 6 है ना, सारा बजट इसी पे है। ये देखो, पहला पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सारा बजट इन 6 पिलर्स पे बसा हुआ है। इन 6 को पढ़ो ढंग से, 2 बार पढ़ो, फिर मैं आपको इनका मतलब समझाता हूं कि ये बोल क्या रहे हैं। अच्छे से पढ़ो। बताओ, सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब क्या? मतलब होता है इंग्लिश वर्ड सस्टेन का। सस्टेन का मतलब होता है लंबा चलाना। आपने कभी यूएन के एसडीजीज पढ़े? मैं नहीं पढ़ा है तो पढ़े होंगे। 17 एसडीजीज हैं, उनकी फुल फॉर्म क्या होती है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अगर लंबी डेवलपमेंट चाहते हो तो इन गोल्स को पूरा करो। सस्टेनेबल का मतलब होता है लंबा चलाना, सस्टेन करना। क्या है इंडिया के इकोनॉमिक, चलो इसका मतलब बताओ, सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब बताओ। हमें पता है फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट के हिसाब से इंडिया की जीडीपी ग्रोथ आ रही है 7.4%, तो वो लो नहीं होनी चाहिए, मेक श्योर करो वो हाई रहे। ओके, सेकंड, स्ट्रेंथनिंग द फाउंडेशंस ऑफ ग्रोथ। बताओ इसका मतलब बताओ। इंडिया के ग्रोथ के फाउंडेशंस क्या है? पहला, गुड डिमांड। दूसरा, लो इन्फ्लेशन। तीसरा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। चौथा, मॉनेटरी स्टेबिलिटी। पांचवा, फिस्कल स्टेबिलिटी। आप जो बोलो टैक्स से फिस्कल स्टेबिलिटी में आता है। इन सब चीजों की वजह से ही हम अच्छी ग्रोथ कर पा रहे हैं। थैंक यू। ये फाउंडेशन स्ट्रांग होने चाहिए। थर्ड, पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट। मतलब बताओ, दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज डेवलप कर रही हैं, पर वो डेवलपमेंट करो जिससे लोगों का फायदा हो। फोर्थ, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस। अगर आप ऐसे को बता सके गवर्नेंस वर्ड का मतलब क्या होता है?
वेल्डर का काम क्या होता है? वेल्डिंग करना। पेंटर का काम क्या होता है? गवर्नेंस किसका काम होगा? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का काम क्या होता है? गवर्न करना। ऐसी गवर्नेंस करो जिसमें लोगों का भरोसा है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है अगर सरकार को आप लोगों से पैसा चाहिए हो किसी काम के लिए, तो सरकार आप लोगों से पैसा रेज कर सकती है। थ्रू व्हाट? अगर आप लोगों से पैसा उठाना हो, गवर्नमेंट bonds. बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। मान लो सरकार ने आप लोगों से गवर्नमेंट बॉन्ड के थ्रू पैसा उठाया और जो प्रोजेक्ट अनाउंस किया था वो किया ही नहीं पूरा, या आपको जो रिटर्न बोले थे वो रिटर्न दिए नहीं, तो फिर क्या टूट जाएगा? ट्रस्ट टूट जाएगा, फिर नहीं वो वापस आता। ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस बहुत जरूरी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है? अगर इंडिया में कोई बिजनेस करना चाहता है उसके लिए प्रोसेस को जितना इजी बनाया जा सकता है इजी बनाओ, कॉम्प्लिकेटेड मत करो चीजों को। फिजिकल मैटर्स क्या होते हैं? पता है आपको फिजिकल मैटर्स क्या होते हैं? बहुत सिंपल। फिजिकल मैटर्स होते हैं सरकार कितना टैक्स वसूले गए टैक्स को सरकार कैसे खर्चेगी। आपको पता है हमारी कंट्री में दो पॉलिसीज होती है, मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी उसके बारे में बात। अब यहां से हम शुरू करेंगे चैप्टर 1, पर फिर से मैं आपको बताता हूं। मैं आपको जो बोलूं ना वो पढ़ो, बाकी का आप कभी और पढ़ते रहना आराम से। अगर आज हम क्लास में आए तो वो चीज पढ़ते हैं जो आपको समझने में मुश्किल आएगी, ठीक है? कोर इकोनॉमिक्स थोड़ी आगे जाके वहां तक पहुंच जाते हैं, फिर आपको कोर इकोनॉमिक्स समझाऊंगा। तो आपको जो मैं बताऊं ना कि हाँ ये यहां तक पढ़ लो, वो उतना ही पढ़ना। आप ये पढ़ो। सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ के लिए सरकार, चलो मैं पढ़ाता हूं आपको। सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ के लिए सरकार क्या करना चाहती है? पहले तो ना आपको बहुत अच्छे से डिफाइन करना आना चाहिए सर्विसेज सेक्टर। अगर आप प्राइमरी सेक्टर में जाओगे और पैसे दोगे तो बदले में किस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा? आपको एक फिजिकल प्रोडक्ट मिलेगा जो बहुत हद तक नेचुरल होगा, नेचर से जुड़ा होगा। अगर आप सेकेंडरी सेक्टर में जाओगे और पैसे दोगे तो आपको किस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा? आपको फिर से एक फिजिकल प्रोडक्ट मिलेगा, पर अब आपको एक फिनिशिंग वाला, थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग वाला, थोड़ा फैक्ट्री से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट मिलेगा। अगर आप टर्शरी सेक्टर में जाओगे और पैसे दोगे तो किस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा? अब आपको कुछ फिजिकल नहीं मिलेगा, अब आपको एक सर्विस दी जाएगी। किस तरह की सर्विस हो सकती है? हेल्थ, डिजाइन, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, टूरिज्म। इन सब इंडस्ट्रीज में जब आप कुछ पेमेंट करते हो तो बदले में एक फिजिकल प्रोडक्ट नहीं मिलता, क्या मिलती है? सर्विस मिलती है, ठीक है? सर्विसेज वैसे भी हमारा स्ट्रॉन्ग सेक्टर है और सरकार उसको और पुश ही कर रही है। क्या आप ऐसे को बता सकता है आयुष क्या होता है? आयुष हमारी कंट्री के ट्रेडिशनल तरीके किसी को भी क्योर करने के, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, ये सब आयुष होता है। इस बार के बजट में एक बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म का इस्तेमाल किया गया, ऑरेंज इकोनॉमी। अगर आप में से कोई बता सके ऑरेंज इकोनॉमी क्या होता है? ऑरेंज इकोनॉमी मतलब वो इकोनॉमी जिसमें कंटेंट क्रिएशन, एनिमेशन, डिजाइनिंग, ग्राफिक्स, वो जो आजकल बहुत चलती हैं चीजें, सोशल मीडिया से जुड़ी हुई चीजें, वो आती है। हमारी कंट्री में ऑरेंज इकोनॉमी डिफाइंड नहीं है, बस चल रही है वो। सरकार उसको प्रॉपर डिफाइन करना चाहती है, ऑरेंज इकोनॉमी। अब आप बोलोगे कि हाँ ठीक है, बहुत सारी चीजें बजट में लिखी है, ये भी लिखा हुआ है, पर इसमें ना एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये आपको पता है संडे का दिन था जिस दिन बजट प्रेजेंट हुआ। शेयर मार्केट ढूंढ रही थी हमारे लिए कुछ काम का निकले, कुछ अच्छा निकले। शेयर मार्केट को कोई खास चीज नहीं मिली उनके काम की, ये मिल गया। सरकार ने एसटीटी बढ़ा दिया। अभी एसटीटी क्या होता है? सिक्योरिटीज ट्रांजिशन टैक्स। मैं आपको इसका बहुत सिंपल मतलब समझाता हूं। अगर आप शेयर मार्केट से कुछ प्रॉफिट निकाल रहे हो तो उसको इकोनॉमिक्स में क्या बुलाया जाता है? उसको बोलते हैं कैपिटल गेन्स। ठीक है, अगर आप शेयर मार्केट से कुछ प्रॉफिट निकालो उसको बोलते हैं कैपिटल गेन।
ये दो तरीके के हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म और दूसरा कौन सा होता है? शॉर्ट टर्म। अब ये कैसे पता लगेगा कि आपने जो प्रॉफिट निकाला है, जो फायदा निकाला है शेयर मार्केट से, वो लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म? एक साल से कम टाइम वाला जो गेन होता है उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। एक साल से ज्यादा टाइम वाला जो गेन होता है उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ओके, सरकार क्या चाहती है? मैक्सिमम इंडिया के इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की तरफ जाएं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की तरफ जाएं? सरकार चाहती है लोग ज्यादा इसमें इंटरेस्टेड हो, क्योंकि इसमें रिस्क वगैरह बहुत होता है। क्या आप बता सकते हो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में क्या होता है? इसमें आपने शायद सुना होगा, जैसे मान लो अगर आपको मैं बोलूं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन करना है अगर आपने, तो किस में इन्वेस्ट करो? तो शायद आपने सुना होगा एक चीज होती है एफएनओ, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ये ना ऑलमोस्ट जुए की तरह चलता है, प्रिडिक्शंस करनी होती है कि हाँ ये शेयर बढ़ेगा घटेगा। पता है आपको एफएनओ ट्रेडिंग में इंडिया में सेबी के हिसाब से एफएनओ ट्रेडिंग में 95% इन्वेस्टर लॉस में है। क्या इंडिया में सिगरेट्स बैन हो सकती है? पर सरकार चाहती है कि लोग ना स्मोक करें। देखो सिगरेट बैन तो नहीं हो सकती, ये हो सकता है आप सिगरेट पे टैक्स बढ़ा दो, महंगी हो जाएगी और महंगी चीजें जनरली कम बिकती हैं। क्या इंडिया में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बैन हो सकती? नहीं हो सकती, पर सरकार उसके ऊपर टैक्सेस वगैरह बढ़ा सकती है जिससे थोड़े लोग उसकी तरफ कम मोटिवेट हो। अगर आप बहुत ध्यान से देखो, सरकार ने कुछ खास नहीं बढ़ाया, 0.02 से 0.05 करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। बताओ अगर आपके पास 100 रुपए हैं और सरकार आपसे 0.02 टैक्स लेती है, अब आपसे 0.05 टैक्स लेगी, तो कितना टैक्स बना? 100 रुपए का 0.02 कितना होता है? 2 रुपए होता है। 100 रुपए का 1% 1 रुपए होता है। एक आधा रुपया। परसेंट 50 पैसे होते हाँ। हैं। ये आधे से भी कम है। 25। 20 पैसे पॉइंट नहीं 20 पैसे तो 0.2 होगा। हाँ हाँ, मैं भी परसेंट की बात कर रहा हूँ। 100 रुपए का 1% कितना होता है? 1%, 1 रुपया। 100 रुपए का आधा परसेंट कितना होता है? 50 पैसे। 100 रुपए का 0.01% कितना हुआ? तो उसको 2 एक पैसा। और अब कितना लगेगा? क्या ही फर्क पड़ा? कोई इतना फर्क थोड़ा ना पड़ा। और नीचे भी देखो, कोई बड़ी अमाउंट थोड़ी ना ये 1% होता तो जाके 100 पे 1 रुपया देना होता। ये तो 0.1 है, और 0.1 से 0.125 के अगर आप इसको वो करो, अप्रोक्सीमेशन लेनी आती है आपको। अप्रोक्सीमेशन, अगर ये 5 को हटाना तो क्या करेंगे? ये 1.2 हो जाएगा कि 1.3 हो जाएगा? अगर ये 6 होता तो ये 1.3 हो जाता। 5 में आप कुछ भी ले सकते हो, आप इसको 1.3 ले लो। अगर कोई चीज 0.1 से 0.13 पहुंच भी गई, कितना ही फर्क है। तो शेयर मार्केट को क्या लगा? शेयर मार्केट को लगा कि हमारे कोई काम की चीज तो है नहीं बजट में। हाँ, ये थोड़ी सी नुकसानदायक चीज है, तो शेयर मार्केट गिरने लगी थी एक तरीक को। पता है आपको? अगर आपको कोई बोले शेयर मार्केट चढ़ रही है, इसका क्या मतलब होगा? शेयर मार्केट चढ़ रही है या शेयर मार्केट गिर रही है, इसका मतलब समझो। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां इक्विटी बेची और खरीदी जाती है। अभी इक्विटी क्या होता है? कंपनीज बोलती हैं हमारे अंदर एक हिस्सा खरीद लो और बदले में हमें पैसा दे दो। तो आप टाटा के, रिलायंस के, अडानी के शेयर्स खरीदते हो। बताओ आप टाटा का एक शेयर क्यों खरीदना चाहोगे? बदले में पैसे देने पड़ेंगे। आपको टाटा पे बहुत ट्रस्ट है, ये कंपनी बहुत अच्छा करेगी। अगर आपने टाटा में एक शेयर भी लिया तो टेक्निकली आप भी टाटा के छोटे से ओनर बन गए। जब भी टाटा प्रॉफिट कमाएगी उसमें आपका भी हिस्सा है। तो कंपनीज को लगता है शेयर खरीदना बहुत प्रॉफिटेबल, सॉरी लोगों को लगता है, इन्वेस्टर्स को लगता है शेयर खरीदना बहुत प्रॉफिटेबल चीज है। बताओ शेयर मार्केट चढ़ रही है, इसका मतलब क्या है? इन्वेस्टर पैसा लेकर तैयार बैठा है कि पकड़ो पैसा और मुझे शेयर दे दो। शेयर मार्केट गिर रही है, इसका मतलब क्या है? इन्वेस्टर कह रहा है मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा शेयर, ये पकड़ो अपना शेयर वापस, मुझे मेरा पैसा वापस करो। बताओ
शेयर मार्केट चढ़ेगी कब? शेयर मार्केट तब चलेगी जब इन्वेस्टर ट्रस्ट कर सके कंपनीज पे, और कंपनीज किस पे ट्रस्ट कर सके? गवर्नमेंट पे। कंट्री की पॉलिसी पे। शेयर मार्केट गिरेगी कब? जब इन्वेस्टर का कंपनियों पे ट्रस्ट ना हो और कंपनियों का आगे मार्केट पे, मतलब इंडियन इकोनॉमी पे ट्रस्ट ना हो। तो उस दिन 1 तारीख को थोड़ा सा कह लो कंपनियों का जो ट्रस्ट था वो टूटा। पर आपको पता है उसके 1 या 2 दिन में ही ट्रंप ने अनाउंस कर दिया कि इंडिया से टैरिफ कम हो जाएंगे 50% दिया, कितने अनाउंस कर दिया? 18, और एकदम से शेयर मार्केट में बूम आना शुरू हुआ। ठीक है, आई होप आपको ये एसटीटी समझ में लगा। सिक्योरिटीज ट्रांजिशन टैक्स, हाँ यहां से थोड़ी चीज आपके काम में हुई है। सरकार कह रही है देखो हमने कैपेक्स कितना बढ़ा दिया। कैपेक्स आपको मैं समझाता हूं, पहले आप पढ़ो, जो आपको काम की चीजें लग रही पढ़ो। जैसे ये आपने जरूर पढ़ना है, ये 7 हाई स्पीड। बताना मुझे क्या जूम करना है, मैं वो जूम करता हूं। चलो मैं बताता हूं आपको सरकार किस चीज को फ्लॉन्ट कर रही है, दिखा रही है। देखो हमने कैपेक्स बढ़ा दिया। क्या होता है कैपेक्स? कैपेक्स होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आप इसे को बता सके कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चे जाने वाला पैसा। सरकार कह रही है देखो हम 2015 के मुकाबले अभी कितना कैपेक्स कर रहे हैं, हम और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाएंगे। पता है आपको डीएफसी क्या होता है? इसमें ट्रेन की पटरियां बिछाई जाती हैं जिसपे मालगाड़ियां चल सके ताकि सामान जल्दी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह जाए। नेशनल वाटरवेज बनाए जाएंगे। इसमें आप कंट्री के अंदर जो नदियां हैं उस पर बड़े बड़े शिप्स चलाते हो सामान ढोने के लिए। सी प्लेन सर्विस और ज्यादा बढ़ाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिकल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाएंगे। हम कस्टम ड्यूटी, बीसीडी होता है बेसिक कस्टम ड्यूटीज, कम करेंगे ताकि रॉ मटेरियल और पार्ट्स इंडिया में ज्यादा से ज्यादा आ सके, इंडस्ट्री बढ़े। हम 7 शहरों को हाई स्पीड रेल कॉरिडोर देंगे। अब इसके आगे अगर समझना है तो एक ग्राफ के बिना नहीं समझ सकते। इसके आगे अगर जाना है तो एक ग्राफ करना पड़ेगा। बहुत बार आपने इस ग्राफ को देखा हुआ है, आज एक बार फिर से अच्छे से। कमाई को, सरकार की कमाई को एक्चुअल में बजट में क्या लिखते हैं? रिसीट्स। सरकार के खर्चे को एक्चुअल में बजट में क्या लिखते हैं? रिसीट्स 2 तरह की होती है, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। एक्सपेंडिचर भी 2 ही तरह का होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब क्या करते हैं, जहां जहां लिखा है रेवेन्यू वहां वहां लिख दो फिक्स्ड, जहां जहां लिखा है कैपिटल वहां लिख दो नॉन फिक्स्ड। अब तो कुछ भी नहीं, सिंपल। सरकार की फिक्स कमाई, वैसे तो और भी बहुत सारे होते हैं पर सबसे बड़ा तो एग्जांपल है टैक्सेस। सरकार की फिक्स खर्चा, सैलरीज और पेंशन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वगैरह की जाती है। सरकार की नॉन फिक्स कमाई, लोन्स वगैरह, और जो सरकारी कंपनियों में से सरकार अपना इन्वेस्टमेंट वापस खींचती है उसको क्या बोलते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट। सरकार की नॉन फिक्स खर्चा क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर।
न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो खर्चा किया। हो सकता है आपने ग्राफ पहले भी 2-3-4 बार पढ़ा हो, पर इसको एक बार अच्छे से देख लो, क्योंकि इसके आगे अगर बजट समझना, इस ग्राफ के बिना नहीं समझ सकते। अगर आपने अब तक ड्रॉ नहीं किया तो ड्रॉ कर लो, पर इस बजट, इस ग्राफ को अच्छे से देख लो एक बार। इसके आगे का बजट यहीं से समझ में लगेगा। रेलवे कॉरिडोर, जैसे बुलेट ट्रेन नहीं बन रही मुंबई से अहमदाबाद, वैसा सा कुछ बनाया जाएगा इन शहरों के बीच में ट्रैवल को जल्दी करने के लिए। ठीक है, अगर आपने ये चार्ट अच्छे से समझ लिया, ड्रॉ कर लिया, अब हम आगे का बजट करते हैं। बस आप एक चीज नोट करना कि इसकी ग्राफ की कितनी जरूरत पड़ेगी आगे का बजट समझने के लिए। बना लो, कोई ना, आराम से बना लो, जो लिखना है लिख लो, फिर मैं समझाता हूं आपको। शायद इससे इंपॉर्टेंट चार्ट इकोनॉमिक्स में होता ही नहीं, अभी आपको समझ में लगेगा। मेरा चैलेंज है आपको कि हमको इस पे वापस आना पड़ेगा, और मैं आपसे पूछ के ही आऊंगा वापस। जब हम फंसेंगे तो ही आएंगे इस पे वापस। ठीक है, पढ़ो। ऑनलाइन वालों को पढ़ा जा रहा है ये वाला? बताओ, यस नो बताओ। नो सर सर। जूम करना पड़ेगा शायद। ओके, ठीक। पहले ये पढ़ो, ऐसा करो, ये दोनों पढ़ो और मुझे समझाओ क्या लिखा है इसमें। हमारी कंट्री में अब तक 15 फाइनेंस कमीशंस बैठ चुके और अपनी रिपोर्ट दे चुके, जिसके हिसाब से इंडिया फाइनेंशियली चलता है। अब 16वें फाइनेंस कमीशन की बारी आ गई है। ये फाइनेंस कमीशन करते हैं क्या? इनका बड़ा इंटरेस्टिंग काम होता है। इंडिया में जो टैक्स इकट्ठा होता है उसको कैसे डिवाइड करना है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, इसका फॉर्मूला देते हैं फाइनेंस कमीशन। मान लो फाइनेंस कमीशन ने बोला अगर 100 रुपए इकट्ठे हुए तो 40 रुपए दे दो सेंट्रल गवर्नमेंट को और 60 रुपए दे दो स्टेट गवर्नमेंट्स को। तो इसको क्या बुलाया जाएगा? इसको बोलते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ टैक्सेस, क्योंकि आपने वर्टिकली डिवाइड कर दिया। ओके, अब 40 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल गए, 60 रुपए स्टेट गवर्नमेंट को मिल गए। अब 60 रुपए में से हिमाचल को कुछ मिलेगा, पंजाब को कुछ मिलेगा, तमिलनाडु को कुछ मिलेगा, यूपी को कुछ मिलेगा। इसको क्या बुलाया जाएगा? इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ टैक्सेस। इंडिया की हिस्ट्री में कुछ ऐसा बताओ जिसकी वजह से सेंटर और स्टेट के बीच में जो टैक्सेस की डिवीजन है उसको बदलना पड़ा होगा। आप बताओ। जीएसटी। परसेंटेज, बिल्कुल। इसका सबसे क्लासिकल एग्जांपल है जब 2019 में जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को जम्मू एंड कश्मीर यूटी और लद्दाख यूटी बनाया, तो किसका हिस्सा बढ़ाना पड़ा होगा? यूटीज किसके अंदर होती है? सेंटर के अंदर। तो आपको सेंटर को हिस्सा ज्यादा देना पड़ेगा। सेंटर खर्चा कहां से करेगा? क्योंकि पहले सेंटर के ऊपर बर्डन था 7 यूटी का। जब ये एक स्टेट 2 यूटीज में डिवाइड हुई तो बर्डन 7 से बढ़ के 9 यूटीज का हो गया। इसमें तो लोग भी बहुत रहते हैं, जैसे लद्दाख, जैसे लक्षद्वीप, अंडमान में इतने लोग नहीं रहते। जम्मू कश्मीर लद्दाख में तो ठीक ठाक पॉपुलेशन है, तो और उसके ऊपर से सिक्योरिटी भी काफी ज्यादा होती है यहाँ पर। इस वजह से फाइनेंस कमीशन ने क्या किया होगा,
उसने रिकमेंड किया होगा कि सेंटर का थोड़ा सा हिस्सा बढ़ा दो। ओके, अब 16वें फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन को बजट में लागू किया गया। अच्छे से पढ़ लो। और फिर मुझे फिस्कल कंसोलिडेशन भी समझा दो। उसी में आया। हाँ, 1.4 लाख करोड़ टू स्टेट्स फॉर फाइनेंशियल 26-27 एज फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स है वो। असल में ग्रांट वो पैसा होता है जो वापस नहीं लिया था। दीज इंक्लूड रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। असल में ये पैसा होता है जो सेंटर को देना होता है स्टेट्स को एज ग्रांट्स। आपने सुना होगा कई बार लड़ पड़ता है, पंजाब लड़ पड़ा था, हमारी ग्रांट नहीं दे रहे लोग, हमको कह रहे हैं कि पहले वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करो। तो ये ग्रांट्स होती हैं सारी की सारी। देखो आपको चीज दिखाता हूं, इसको पढ़ो 2 बार, इतने को पढ़ो 2 बार। और ये देखो, तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट 1 रुपया खर्चती है तो उसके 7 पैसे किसके पास चले जाते हैं? फाइनेंस कमीशन अदर ट्रांसफर। उसमें से यही वाला पैसा होता है जिसको ग्रांट्स की तरह किसको दे दिया जाता है? स्टेट्स को। अब मुझे ये समझाओ, फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब समझाओ। सर जो फिजिकल डेफिसिट है उसको कम करने के लिए ये जो मेजर्स हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। अब आप अगर गलती करोगे ना आपको चीज समझ नहीं लगेगी। सरकार के ऊपर कितना कर्जा है, कितना डेट है, ये कैसे पता चलता है? कैसे बता दें सरकार के ऊपर कर्जा 10 लाख करोड़ है या 12 लाख करोड़? इससे कुछ नहीं समझ में लगेगा, ऐसे नहीं समझ में लगता कुछ भी। फिर कैसे पता लगता है? आपको क्या करना चाहिए, सरकार के ऊपर कितना डेट है उसको कंपेयर करना चाहिए विद द जीडीपी। मान लो इंडिया की जीडीपी है 100 रुपए और सरकार के ऊपर कर्जा है 7 रुपए, तो डेट टू जीडीपी रेशियो होगा 7%। सिंपल। बताओ डेट टू जीडीपी रेशियो हेल्दी कितना होता है? 4% के आसपास हेल्दी होता है। कोविड वाले टाइम में ये कितना बढ़ गया था, मैंने आपको इकोनॉमिक सर्वे में बताया भी था, ये 9.2% हो गया था कोविड में, जो बहुत ज्यादा होता है डेट टू जीडीपी रेशियो 9.2। पर क्या करे, सरकार को लोन लेना ही पड़ गया। ओके, एक तो ये होता है डेट टू जीडीपी रेशियो, एक और होता है डेट टू जीडीपी रेशियो, उसको अलग तरीके, वो फिजिकल कंसोलिडेशन वाला होता है। बताओ इकोनॉमिक सर्वे में लिखा था फाइनेंशियल ईयर 26-27 में सरकार का डेट टू जीडीपी रेशियो 4.4% होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पूरी जीडीपी निकाल लो, उसका 4.4% निकाल लो, कुछ 18 लाख करोड़ रुपए के आसपास आते हैं। इतना सरकार इस साल लोन लेगी। बहुत ध्यान से सुना, 4.4% ऑफ द जीडीपी में लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ नीचे लिखा ही हुआ है आपके पास, ये तो बिल्कुल बगल में तो लिखा हुआ है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? सरकार के कर्जे 22-23 में कितने थे पूरी जीडीपी का? 6.5 क्या? 6.5 क्या परसेंट ऑफ व्हाट? जीडीपी। अगले साल 5.5% ऑफ द जीडीपी, उसके अगले साल 5% ऑफ द जीडीपी, उसके अगले साल 4.5, उसके अगले साल इस बार सरकार 4.3% ऑफ द जीडीपी इतना कर्जा लेना चाहती है। ओके, अगर सरकार 4.3% ऑफ द जीडीपी का कर्जा लेना चाहती है
तो यहां पर ये 55.6% क्यों लिखा हुआ है? बिल्कुल, अगर एक इंसान हर महीने थोड़े थोड़े कर्जे लेता है और हर महीने कर्जों की किस्तें भी देता है, तो क्या उसके सर पे एक बड़ी अमाउंट ऑफ कर्जे इकट्ठा हो जाएगी? मैंने पिछले से पिछले साल गाड़ी खरीदी थी लोन पे, और पिछले साल होम लोन लिया। जब से गाड़ी खरीदी है और जब से होम लोन लिया है, मैं किस्तें दे रहा हूं। क्या मैं लोन फ्री हो गया हूँगा? आप बताओ। अरे 2 साल में गाड़ी का लोन खत्म होता है? नहीं होता है, कम से कम 3, 5, 7 साल का। और 1 साल में घर का लोन मैं कहां से खत्म कर दूंगा? तो मैं लोन लेता भी रहता हूं और पुरानी किस्तें देता भी रहता हूं, पर मेरे सर पे एक प्रिंसिपल अमाउंट तो हमेशा टिकी रहेगी ना। तो ये जो 55.6% है, ये क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन। 4.4% क्या है? जो नया कर्जा लिया जाएगा। 55.6% ऑफ व्हाट? ऑफ जीडीपी। तो जीडीपी का इस टाइम पे 55.6% सरकार के सर पे टोटल कर्जा है। 4.4% ऑफ दी जीडीपी सरकार ने नया कर्जा लेना है। और क्या होना है इसमें? सरकार ने बहुत सारे कर्जों की किस्तें देती भी रहनी है रेगुलरली। तो मतलब गवर्नमेंट हमेशा अपने सर पे अच्छा खासा लोन लेके चलती है। बताओ, डेट टू जीडीपी रेशो जिस टाइम पे 55.6% है, इसको घटाना है। कैसे घटाएं? इसके 2 ऑप्शन है। पहला, आप लोन कम लो। दूसरा, आप जीडीपी स्ट्रॉन्ग कर लो। अगर आपकी जीडीपी स्ट्रॉन्ग हुई और आपने लोन उतना ही लिया जितना हर साल लेते थे, तो क्या डेट टू जीडीपी रेशो अपने आप ही कम हो जाएगा? आप बताओ। हाँ, हमारा ठीक है। कुछ कुछ कंट्रीज का ये 200% भी होता है। यूएस का बहुत ज्यादा है। डेट टू जीडीपी रेशो 55.6% है, इसको घटाना है। कैसे घटाएंगे? लोन कम लेके घटा सकते हैं। क्या जीडीपी बढ़ा के भी घटा सकते हैं? मैं समझाता हूं। इंडिया की जीडीपी है 100 रुपए की और इंडिया के ऊपर कर्जा है 12 रुपए। डेट टू जीडीपी रेशो कितने परसेंट है? 12%। इंडिया की जीडीपी बढ़ा के आपने 120 रुपए कर दी, लोन अभी भी 12% है। डेट टू जीडीपी रेशो कितना हो गया? 10%। क्या लोन घटाया? नहीं। फिर क्या घटा? फिर क्या बढ़ाया? जीडीपी। तो डेट टू जीडीपी रेशो घटाने के 2 तरीके क्या है? पहला तरीका, लोन घटा लो। दूसरा तरीका, जीडीपी बढ़ा। तभी तो सरकार इतना पागलों की तरह 7, 7.5, 8% करती रहती है। बताओ, क्या इस स्टेटमेंट का जो मैं स्टेटमेंट बोलूंगा, क्या ये सही है? अगर आप जीडीपी ग्रोथ ज्यादा रखोगे तो आपको लोन लेने की विंडो भी ज्यादा मिलेगी। ये बिल्कुल सही है। तो सरकार को लोन लेने का भी और उसके बाद भी आपका डेट टू जीडीपी रेशो खराब नहीं होगा। तो सरकार डेट टू जीडीपी रेशो मेंटेन करके भी ज्यादा लोन ले लेती है। बताओ, सरकार के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है सिर्फ 10% लोन लेना ऑफ दी जीडीपी। ओके, इंडिया की जीडीपी है 4 लाख। 4 लाख का 10% कितना होता है? 40,000। इंडिया की जीडीपी हुई 5 लाख। 5 लाख का 10% कितना होता है? 5 लाख। इंडिया की जीडीपी हुई, सॉरी, 50,000। 40,000 का लोन अब आप 50,000 का ले सकते हो। मान लो इंडिया की सरकार को सिर्फ 4.4% डेट टू जीडीपी रखना है, पर इंडिया की जीडीपी पहले $4 ट्रिलियन की थी, फिर 4.2 की हुई, फिर 4.4 की, फिर $4.6 ट्रिलियन, फिर 4. इसका 4.4% इसके 4.4% से कम होगा, इसका 4.4% इसके 4.4% कम होगा। तो सरकार जैसे जैसे जीडीपी बढ़ेगी थोड़ा ज्यादा लोन ले सकती है। समझे कि नहीं समझे इस चीज को? तो डेट टू जीडीपी रेशो कंट्रोल में रखने के 2 तरीके हैं, या तो लोन कम लो या फिर जीडीपी को ग्रो करो। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बजट की, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, डेफिसिट की चारों टाइप्स। पढ़ो इसको एक बार अच्छे से, फिर समझाता हूं मैं आपको।
बताओ इन चारों में से कौन सा एक कम से कम आप ठीक से समझाओगे? फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। बताओ फिस्कल बताओ। बहुत सिंपल, सरकार की पूरी कमाई पूरे खर्चों से कितनी कम है? सरकार ने पूरे साल में 100 रुपए कमाए और 130 रुपए खर्च दिए, तो फिस्कल डेफिसिट कितना हुआ? 30 रुपए। माइनस नहीं, वो पता ही हमें डेफिसिट है तो 30 ही होगा। फिर वो 30 रुपए अब सरकार को क्या लेना पड़ेगा? लोन, नहीं तो खर्चा ही नहीं चल पाएगा। ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? तो रेवेन्यू डेफिसिट का आंसर आपको मिलेगा ग्राफ से, जो आपने ड्रॉ किया है उसको देख के बताओ क्या होता है रेवेन्यू डेफिसिट। सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स रेवेन्यू इनकम सरकार के बीच की का डिफरेंस। पक्की कमाइयां सरकार के पक्के खर्चों से कितनी कम है? सरकार की पक्की कमाइयां क्या होती हैं और सरकार के पक्के खर्चे क्या होते हैं? फिक्स कमाई टैक्सेस, फिक्स खर्चा सैलरीज और पेंशन, इसको बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। क्या सरकार पे रेवेन्यू डेफिसिट है? क्या सरकार पे रेवेन्यू डेफिसिट है? पहले था, अब सरकार ने कम कर लिया, पर अभी भी है। आप सोचो ये 1.5% ऑफ व्हाट? जीडीपी GDP. कितनी बड़ी है हमारी इंडिया की, 400 लाख करोड़ की तो जीडीपी, उसका 1.5% तो बहुत होगा। अब एक बात तो, रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या है? इस ग्राफ के तो देख के बताओ। सरकार की पक्की कमाइयां कम है सरकार के पक्के खर्चे से। पता ना सरकार की पक्की कमाइयां कहां से हो रही है? और टैक्स कौन भरता है? सब लोग। Yes. और सरकार के पक्के खर्चे कहां हो रहे हैं? सरकार किसको सैलरी और पेंशन देती है? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को। सरकार सब लोगों से टैक्स वसूल के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को सैलरीज और पेंशन नहीं दे पा रही। ये डेफिसिट कहां से आ गया? तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कहीं तो थोड़ा झोल है। बताओ। चलो मैं आपको हिंट देता हूं। सरकार अपने पक्के खर्चों में, पक्के खर्चों को क्या लिखा हुआ यहां पर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एक चीज डाल देती है जो उनको इलेक्शन के लिए बड़ी जरूरी चाहिए होती है। बताओ क्या? जिसको बोलते हैं फ्रीबीज। सरकार जानबूझ के अपना फ्रीबीज और ये सब्सिडियों का बर्डन यहां डाल देते हैं, जिसकी वजह से इसका भार बहुत ज्यादा हो जाता है और यहां से पूरा नहीं हो पाता। चलो बताओ, ये 130 खर्चा है तो माइनस, ये 100 कमाई है तो प्लस। अब 30 रुपए कहां से आएंगे? मतलब यहां से 30 रुपए यहां से लिए, अब जाके पूरा हुआ है। किस चीज के लिए पैसा नहीं बचा? न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। जौन सी स्टेट की सरकारें या सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बेफालतू के फ्रीबीज और सब्सिडी देती रहेगी, उस स्टेट में या उस कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन सकता। फॉर एग्जाम्पल पंजाब, इतना बर्डन डाला हुआ अपने ऊपर, फ्री की बिजली देंगे इतने यूनिट, फ्री का ये करेंगे वो करेंगे। आपके लिए कैपेक्स के पास पैसा ही नहीं है, कहां से लाओगे पैसा? आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? खर्चोगे कैसे? पैसा ही नहीं आपके पास। जो इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज ये फ्रीबी कल्चर में लगी हुई हैं, उनको बहुत मुश्किल हो जाती है। शुरू में अनाउंस कर देते हैं, बाद में बहुत दिक्कत हो जाती है। आपके पास न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए टेक्निकली पैसा ही नहीं होता। फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट समझ में लगा? अब बताओ प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? मान लो सरकार ने फिस्कल डेफिसिट लिया 50 रुपए का। आप कह रहे हो भाई ये तो बहुत ज्यादा लोन ले लिया आपने। वो कह रहे हैं हमें तो 20 रुपए चाहिए थे। तो आपने बोला फिर बाकी के 30 रुपए क्यों लिए? वो कह रहे हैं ये जो हमसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज आई ना, उन्होंने इतने बेफालतू के कर्जे उठाए, अब उनके कर्जों की किस्तें देनी पड़ रही हैं
और उस किस्तों के लिए हमारे पास तो पैसा नहीं है, तो उन किस्तों को पे करने के लिए अलग से लोन लेना पड़ा हमें। तो हमारी जरूरत तो 20 रुपए थी, 30 रुपए तो हमें पुराने वालों की किस्तों के पैसे देने पड़े। तो बताओ इस 20 रुपए को क्या बोला जाएगा? प्राइमरी डेफिसिट। ये समझ में लगा कि नहीं समझ में लगा? क्या होता है प्राइमरी डेफिसिट? सरकार बोलती है हमने जो लोन उठाया उसमें से हमें तो थोड़ा ही चाहिए था, बाकी तो इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि पुराने लोनों की किस्तें भी तो देनी हैं, जो पुराने लोन पुरानी पॉलिटिकल पार्टी से बहुत ज़्यादा लेकर रख लिए थे और अब उसकी किस्तें देनी बहुत मुश्किल हो चुकी हैं। लास्ट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। बताओ अगर आप में से किसी को पता है। मान लो आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी और आपने सरकार को बोला कि आपने रेवेन्यू डेफिसिट लिया 30 रुपए का। ये भूल जाओ, वो एग्जांपल के लिए जो समझाया था छोड़ दो उसको, अब इस पे आ जाओ। आपने सरकार को बोला कि आपने रेवेन्यू डेफिसिट लिया 30 रुपए का। आपने सरकार को बोला पता है आपको रेवेन्यू डेफिसिट कितना गलत होता है, इससे खराब तो चीज ही नहीं होती। आप अपनी पक्की कमाइयों से पक्के खर्चे पूरे नहीं कर पाए, तो सरकार आपको बोलती है ये तो आपको दिख गया कि हमारा रेवेन्यू डेफिसिट 30 रुपए का है, पर आपको ये नहीं पता लगा इस 30 में से 18 रुपए तो ग्रांट्स के तौर पे जाएंगे, जिससे कुछ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर ही बनेगा। और न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर में लगने वाले पैसे को हम लोन नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे? इन्वेस्टमेंट। हाँ, बाकी बचे हुए 12 रुपए को आप, सॉरी बाकी बचे हुए 8 कितने बचे, हाँ बाकी बचे हुए 12 रुपए को आप मान सकते हो कि हमने लोन लिया पक्की कमाई और पक्के खर्चों, पर इस 18 को हम नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रांट्स है, और न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर जब बन जाएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के बाद क्या कमा के देता है? रिटर्न्स तो कमाई देता है। तो सरकार बोल रही है इसको नहीं हम गिनेंगे। ये समझ में लगा कि नहीं समझ में लगा? बताओ, जब सरकार के सर पे डेफिसिट आता है तो सरकार उसको एक्सेप्ट करती है कि उससे भागने की कोशिश करती है? जब सरकार के सर पे लोन आता है तो वो उसको एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ लिया लोन हमने, कि वो किसी तरह से भागते हैं? आपको क्या लगता है क्या होता होगा? एक आम इंसान नहीं लोन अपने सर पे देखता, उसको भी अजीब लगता है कि कोई पूछ, वो बताता थोड़ा ना। आप किसी से पूछो आपके सर पे लोन है, कौन बोलेगा हाँ? सब लोग भागते हैं उससे। तो सरकारों को भी अच्छा नहीं लगता। तो जब आप सरकारों को बोलो इतना फिजिकल डेफिसिट, उसमें से बोलते हैं हमारे को तो थोड़ा ही चाहिए था, बाकी तो इसलिए लेना पड़ा क्योंकि पुरानी सरकारों ने बड़े कर्जे लिए हुए थे। जब आप बोलते हो आपके सर पे रेवेन्यू डेफिसिट पक्का खर्चा, तो वो बोलते हैं हाँ ठीक है किया हमने पक्का खर्चा, पर उसमें से काफी बड़ा तो ग्रांट्स के तौर पे न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर में लग जाएगा। हाँ, बाकी जो बचा हुआ है वो आप कह सकते हैं हमारे पक्के खर्चे, सैलरी और पेंशन और फ्रीबी वाले, पर बहुत सारा तो न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर में वैसे ही खर्च हो जाएगा। इन चारों डेफिसिट्स में अगर कोई सवाल है तो अभी पूछो, तभी हम आगे चलेंगे। नहीं, मतलब ऐसे तो होता है, बहुत सारे बोर्ड्स होते हैं जो सरकार को बोलते हैं, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड होता है, पर ऐसा सरकार चाहे तो उसको तोड़ भी सकती है, कोई उसमें वो नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। अगर सिंपली आपको मैं बोलूँ, बहुत बड़ा, आपको एक चीज दिखाऊं, जो मेरे पास वो फाइल नहीं है, मैं इस पे दिखाता हूं। ये आप एक न्यूज़ देखना,
ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है। सर्वे रेजिस कंसर्न्स ओवर अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर। कौन सा सर्वे? रिसेंटली कौन सा सर्वे आया जो आपने न्यूज में सुना? आपने पढ़ा भी है वो सर्वे? इकोनॉमिक सर्वे। वी अनंता नागेश्वर जी, इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने जो इकोनॉमिक सर्वे बनाया उसमें साफ साफ लिखा हुआ है अनकंडीशनल का क्या मतलब होता है? बिना किसी कंडीशंस के आपने सिर्फ पैसा दे दिया। बताओ सरकार कहां पर कंडीशनल कैश ट्रांसफर करती? कंडीशनल, जैसे आपने सुना है सब्सिडीज, उज्ज्वला योजना का सिलेंडर किसको सस्ता मिलेगा? बीपीएल फैमिलीज को। बीज किसको सस्ता मिलेगा? कमजोर किसान को। प्रॉपर कंडीशन आती है तब सब्सिडी मिलती है। फ्री भी कंडीशनल है कि अनकंडीशनल? अनकंडीशनल। जैसे पंजाब में फीमेल्स के लिए बस का किराया नहीं है, जो पैसे दे सकती है उसके लिए भी नहीं है, उसके लिए फ्री करो ना। जो नहीं दे सकती, जो दे सकती है उससे क्यों फ्री कर रहे हो? आपने बेफालतू में जो भी उसकी बस की टिकट के पैसे बनने थे 100 रुपए, अब सरकार को देने पड़ेंगे। अच्छा बताओ, सरकार अब 100 रुपए में उसकी टिकट के पैसे दे कि जो शीशा टूट गया बस का उसको इंप्रूव कराए? सरकार तो पैसे दे देगी, अब शीशा टूटा रहेगा, बैठे रहो फिर खराब सर्विस में। और बताओ अगर सरकारों के पास कैपिटल एक्सपेंडिचर ही ना बचे, बताओ सरकारों के पास कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों नहीं बचता? क्योंकि ये दोनों मिलकर तो मुश्किल से इसको पूरा करते हैं, तो वहां कहां से पैसे डालोगे? तो बताओ अगर सरकारों के पास कैपिटल एक्सपेंडिचर बचे ही ना तो क्या नहीं बनने वाला? न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा नहीं, पुराना इंप्रूव कभी हो नहीं पाएगा, फंसा रहेगा पुराने पे रहो। कई बार आप देखते हो कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की अति आई होती है, फॉर एग्जाम्पल रेलवेज, मतलब लोगों ने भरा हुआ है पूरा, कोई उसको इंप्रूव नहीं कर रहा। तो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसा ही नहीं है। तो जो सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कर सकती वो बहुत बड़ा धोखा कर रही है कंट्री के साथ। बताओ सरकारें कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि बेफालतू में कौन से एक्सपेंडिचर बढ़ाए होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझे कि नहीं समझे इसको? इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये तो कोई भी समझ सकता है बात को। बताओ अगर यहां तक समझ में लगा तो। जब सरकार 1 रुपया कमाती है तो 1 रुपये की कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा कहां से आता है? बोरिंग्स। अच्छा बताओ, एक इंसान रेगुलरली बहुत सारे लोन लेता है, तो जब उस इंसान की सैलरी आती है उसकी सैलरी का बहुत बड़ा हिस्सा कहां जाएगा? किश्तों में। तो अगर सरकार कमा रही है बहुत बड़ा हिस्सा बोरिंग से, तो सरकार जब खर्चती है तो बहुत बड़ा हिस्सा ब्याज में देना पड़ता है सरकार को, लोन्स के ब्याज में। बताओ दूसरा बहुत बड़ा हिस्सा सरकार को कहां से आ रहा है? इनकम टैक्स। तीसरा कॉर्पोरेशन टैक्स क्या होता है? जो बड़ी कॉर्पोरेट से पैसा लिया जाए। चौथा बताओ, यहां पर क्या बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिल रही है पिछले साल के मुकाबले? सरकार ने घटा दिया इसको, क्योंकि जीएसटी के स्लैब्स आपको पता है ना सरकार ने लूज कर दिए, तो जीएसटी से आने वाला पैसा सरकार को थोड़ा कम आएगा इस बार। अगला बताओ क्या होता है? बहुत आसान है, बस आप उस वर्ड को तोड़ लो। सरकार का वो रेवेन्यू जो टैक्स नहीं है, मतलब चलान्स, फाइन्स, गवर्नमेंट फीस, वो टैक्स थोड़ी ना, पर सरकार को फिर भी आता है। अगला एक्साइज क्या होता है? जब कोई सामान एक स्टेट से बनके दूसरी स्टेट में बिकने के लिए जाता है, आपने देखा होगा पुलिस वाले टोल प्लाजा पे रोक रोक के ट्रकों का एक्साइज चेक करते हैं, उसको बोलते हैं यूनियन एक्साइज ड्यूटी। अगला कस्टम क्या होता है? जब सामान बाहर से मंगवाया जाता है। बताओ ये जो हम इतनी सारी ट्रेड डील साइन कर रहे हैं, इसकी वजह से कस्टम से आने वाला पैसा फ्यूचर में बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा, क्योंकि आप ट्रेड डील्स में हटा देते हो टैरिफ, कस्टम, ठीक है। अगला क्या रह गया? उसमें लिखा होता है टैरिफ एंड अदर बैरियर्स, हर तरह की रुकावट। कस्टम ड्यूटी कौन पे करेगा? आप बताओ। वही पे करेगा जो सामान बेचने के लिए आ रहा है। अगर आप उस पर ज्यादा कस्टम ड्यूटी लगाओगे तो फिर वो आएगा नहीं आपकी कंट्री में। तो आप जब भी किसी के साथ ट्रेड एग्रीमेंट करते हो तो टैरिफ
और बाकी सारी रुकावटों को हटाने की कोशिश करते हो। नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स क्या होता है, अगर आप में से कोई बता सके? बस एक छोटी सी चीज करते हैं, बताओ। नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स, तो रेमिटेंस। कहां लिखी है कैपिटल रिसीट्स? उसके दो हिस्से होते हैं, लोन्स और डिसइन्वेस्टमेंट, और उसमें लिखा हुआ है नॉन डेट, मतलब लोन नहीं ले सकते, तो क्या बचा? डिसइन्वेस्टमेंट। जो सरकारी कंपनियों में सरकार कुछ कुछ हिस्सा बेच देती है, जैसे LIC का IPO किया था, ये सब सरकार रेगुलरली करती रहती है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। इससे आपका ये पूरा हो गया। इसमें कुछ भी रह गया समझना तो अभी पूछ लो। अब सरकार का 1 रुपया जुट गया, अब क्या करना है? खर्चना। अब खर्चना उसको 1 रुपये को। बताओ सबसे बड़ा हिस्सा कहां जा रहा है? तो आपको बताना चाहिए मैक्सिमम टैक्सेस पहले किसके पास चले जाते हैं? सेंटर के पास। उसमें से सेंटर उन टैक्सेस का कौन सा हिस्सा निकाल देती है? स्टेट्स का। जैसे GST पहले सेंटर के पास सारा चला जाता है। अब जब GST भरते हो उस पर लिखा तो होता है IGST, CGST, स्टेट GST, पर पहले सारा सेंटर के पास चला जाता है, बाद में सेंटर उसको ट्रांसफर करता है स्टेट्स को, ठीक है। तो 1 रुपए का 22 पैसे तो सीधे सीधे कहां जाता है? स्टेट्स को उनका टैक्स का हिस्सा देने में। अगला बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट पेमेंट्स, वो तो समझा दिया आपको। अगला बताओ क्या होता है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। ये वो स्कीम्स होती हैं जिसकी इंप्लीमेंटेशन और फाइनेंसिंग पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। फिर एक होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, इसकी इंप्लीमेंटेशन स्टेट्स करती हैं और पैसे का बड़ा हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, पर थोड़ा हिस्सा स्टेट्स को भी देना होता है। कोई एग्जाम्पल बताओ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का? VBG रामजी बिल, जिसको जो पहले MG नरेगा थी, 60% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 40% स्टेट्स को भी देना होगा। अगला हिस्सा बताओ। वो तो फिर होना ही है, हर 1 रुपए में से 11 पैसा। अगला जो रह गया वो देख लो। फाइनेंस कमीशन भी आपको समझा दिया था, वो ग्रांट्स के तौर पे दिया जाता है। सेंटर स्पॉन्सर्ड इंटरेस्ट पेमेंट, डिफेंस, अदर एक्सपेंडिचर क्या रख लिया थोड़ा पैसा बाद के लिए। सिविल पेंशन क्या है? हमारी कंट्री में बहुत सारी स्कीम है, अटल पेंशन योजना, नेशनल पेंशन स्कीम, उन सब में आप लोग इन्वेस्ट करके अपना ओल्ड एज सिक्योर कर सकते हो। आपके साथ साथ थोड़ा पैसा सरकार भी डाल देती है उसमें। सब्सिडीज मैंने आपको समझा दी क्या होती है, ठीक है। इस तरह से सरकार का 1 रुपया खर्च होता है। तो सर ये जो अपना पेंशन वाला है, से गवर्नमेंट एम्प्लॉइज देते हैं UPS, हाँ। तो सिविल पेंशन उसी का ही। डिफेंस वालों का यहां से चला जाएगा, बाकी डिपार्टमेंट्स को जो जिनको जो जो पैसा दिया जा रहा है मिनिस्ट्रीज का, उसमें से चला जाएगा। यहां से चला जाएगा, समझे आप? है ना, हर मिनिस्ट्री के पास अपना, उसमें से निकालते रहेंगे। एक आखिरी चीज हमने पढ़नी है, बताओ कैपिटल रिसीट्स क्या होती है? जैसे आपको वो ग्राफ में बताया वैसे बताओ। नॉन फिक्स कमाई, कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं? नॉन फिक्स कमाई मतलब लोन्स और डिसइन्वेस्टमेंट। रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं? फिक्स कमाई मतलब टैक्सेस वगैरह। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये सबसे खराब चीज होती है। क्यों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सबसे खराब क्यों होता है? ये सरकार के फिक्स खर्चे हैं, ये जितने कम रहे उतने अच्छे हैं। आप बताओ अगर एक इंसान अपनी जिंदगी में सेविंग्स करना चाहता है तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? फिक्स खर्चे घटाने पड़ेंगे। कई बार मैं सवाल पूछता हूं तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि सेविंग्स करनी है तो इनकम बढ़ानी पड़ेगी। इनकम बढ़ाने से भी सेविंग्स नहीं होती। क्यों? पहले आप 20,000 रुपए कमाए थे, आपने 19,000 के खर्चे रखे हुए थे, फिर आप 40,000 कमाने लगे, फिर आपने 38,000 के खर्चे रख लिए। आप हमेशा बढ़ाते रहोगे। पहले आदत डालनी पड़ती है सेविंग्स की। अगर आपको सेविंग्स की आदत है, आप 20,000 की सैलरी में भी सेव कर लोगे। अगर आपको सेविंग्स की आती है, आप 1 लाख की सैलरी में भी सेव नहीं कर पाओगे। तो पहले सेविंग्स की आदत डालनी पड़ती है। सेविंग्स की आदत डालने के लिए क्या करना पड़ता है? फिक्स खर्चे घटाने पड़ते हैं। तो सरकार जितना ये कम करेगी उतना ज्यादा अच्छा है, पर मैंने आपको बताया कि क्यों बढ़ जाता है। इसमें बेफालतू की चीजें डाल देते हैं, फ्रीबी, सब्सिडियां, ये सब, ठीक है। अब अगर आप इससे बता सके सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर, नॉन फिक्स खर्चा,
नॉन फिक्स खर्चा, ठीक है। इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर में कौन सी दो चीजें आती हैं? न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर और पुराने लोन्स की इंटरेस्ट पेमेंट भी तो देने। पुराने जो लोन लिए हैं उसकी किस्तें भी तो देनी है, वो सब दोनों इसमें आते हैं। बताओ क्या लोन्स की किस्तें जो पे करना है वो फिक्स होता है? नहीं, वो ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि लोन्स फिक्स नहीं होते तो ये भी फिक्स नहीं हो सकता। ओके, अब अगर आप में से कोई बता सके इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? उसमें सिर्फ वो खर्चा गिनो जो, कौन सा खर्चा गिनोगे? जो सिर्फ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो रहा है। कौन सा वाला नहीं गिनना है? जो इंटरेस्ट पेमेंट वाला वो नहीं गिनना। इसको बोलते हैं Grants. इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, वो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है। आखिरी चीज, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लो, इसके बाद जो सवाल है बजट पे अभी पूछो, ताकि अगली क्लास तक ये टॉपिक ना खींचे। अब करंट अफेयर्स भी लगातार बन रहे हैं, वो मिस हो रहे हैं ऐसे बहुत सारे। इसको अच्छे से देख लो और उसके बाद कोई सवाल है तो अभी पूछ लो। मतलब बताओ, 7 कॉरिडोर में 16 लाख करोड़ रुपया लगेगा। वो 16 लाख करोड़ रुपया किस खर्चे में आएगा? पहले आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में, क्योंकि नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर सबका अलग अलग होता है, ट्रांसपोर्ट का कैपिटल एक्सपेंडिचर अलग होता है, सबका अलग अलग होता है। तो वो पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर में, उसके बाद ट्रांसपोर्ट के कैपिटल एक्सपेंडिचर में, तो आएगा वो कैपेक्स में। कैपेक्स से क्या बनता है? न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। तो 7 रेल कॉरिडोर भी तो नए बनने सारे के सारे। कुछ भी पूछना है बजट से जुड़ा हुआ अभी पूछो, ताकि अगली क्लास तक ये टॉपिक खिंच ना जाए। अब इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट, ये भी हमने काफी पढ़ लिया, बस अब इसको और नहीं हमने आगे खींचना। अब खत्म करते हैं इसको। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा? हाँ, ये सब क्या है? ये मिनिस्ट्रीज है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट को इतना, डिफेंस को इतना, रूरल डेवलपमेंट, होम, एग्रीकल्चर, लाइट, एजुकेशन, एनर्जी, हेल्थ, अर्बन डेवलपमेंट, आईटी, टेलीकॉम, कॉमर्स, सोशल वेलफेयर, साइंटिफिक डेवलपमेंट। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाती हैं सीबीआईसी, सीबीडीसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, वो सब इसके अंडर आती हैं। फाइनेंस और डेवलपमेंट ऑफ, हमारी कंट्री में अलग से एक डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट है। तो ये पैसा क्या है? ये मिनिस्ट्री वाइज मिल रहा है। अच्छा बताओ, क्या ये पैसा, ये जो पैसा खर्चा जाएगा, इससे अलग है? यही है, वो सेम ही है, बस यहां पर हमने उसको डिवाइड किया पक्के और कच्चे खर्चों में, और यहां पर हमने उसको डिवाइड कर दिया है मिनिस्ट्रियों में। पैसा तो सेम ही रहता है, पैसा थोड़ा ना बदल जाएगा। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मान लो क्लास में 30 बच्चे, उसमें से इंग्लिश बोलने वाले 10, हिंदी बोलने वाले 20, ठीक है। उसमें से चाय पीने वाले 15, कॉफी पीने वाले 15, उसमें से स्पोर्ट्स खेलने वाले 8, स्पोर्ट्स ना खेलने वाले 22। ऐसे ये तो कितने बच्चे कर दिए हमने। इन दी एंड हो तो सब कुछ 29 में ही रहा है। हर बार नए बच्चे थोड़ा ना आ रहे। इन दी एंड चाय पीने वाले, कॉफी पीने वाले, स्पोर्ट्स खेलने वाले, ना खेलने, इन दी एंड है तो वो सब कुछ 30 के अंदर ही ना। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे इस बात को? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। और पूछो। पूरी साल का है सर, पूरी साल में मतलब इतना पैसा आएगा, आगे पीछे खर्चा मतलब पहले भी हो सकता है। ये मतलब सारा एडजस्टमेंट, ये एक एस्टिमेशन होती है, कोशिश करेंगे ऐसा हो। जैसे कोविड के टाइम में बजट आ गया था, सब कुछ हो गया, तो उसके बाद कोविड आया तो टूट गया सारा, क्या कर सकते हैं। पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर में डिफेंस को और देना पड़ा हुआ, तो बाकी जगहों से कम हो गया होगा। ये कोशिश होती है हमारी। बताओ ये अप्रोक्सीमेशन बनानी ही क्यों है? ये कैलकुलेशन करनी ही क्यों है? सारा साल आराम से खर्चा करते रहो, चलते रहो। ये इसलिए करना है
क्योंकि बताओ, एक फैमिली महीने की शुरुआत में बजट क्यों बनाती है इंडिया में? जैसे जैसे चलता रहे खर्चते रहो। क्यों बनाती है? क्योंकि पैसे लिमिटेड है ना। ऐसे तो हो सकता है आप चले रहे 12-13 तारीख को खत्म, अब क्या करोगे बाकी का महीना? फंस गया। तो ऐसे ही सरकार भी बजटिंग करने की कोशिश करती है। क्या बजट में लिखी हुई बातें बाइंडिंग होती है? बाइंडिंग नहीं होती, कोशिश होती है सरकार की हम इसको टू द फुलेस्ट फॉलो करें, पर पता है सबको कि आगे पीछे हो जाती है चीजें इसमें। जब ये बजट पेश होने के बाद साल की शुरुआत में कंसोलिडेट पैसा निकाला जाता है, उस बजट के हिसाब से इतना करोड़ बना, हाँ बिल्कुल, निकाला जाएगा सर, क्योंकि पूरी साल और रेगुलरली निकाला जाएगा, एक बार नहीं, रेगुलरली निकालते रहे। हाँ वो होता रहे। वन टाइम अप्रूवल लेना पड़ता है सर। वही तो मैंने इनको बताया, आप थोड़ा लेट आए शायद, मैंने इनको बताया। बताओ असल में बजट क्या है? पहली चीज आपको क्या बताई? बजट नहीं है, एक अप्रूवल है जो आप किससे लेते हो, और उस पर लिखते क्या हो? पूरे साल के खर्चे। इसलिए तो कॉन्स्टिट्यूशन बजट को क्या बोलता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पूरे साल के खर्चे। तो बजट एक तरह से क्या है? एक अप्रूवल है जो आप पूरे साल का पहले ही लेके रख लेते हो। सही तरीका क्या होना चाहिए था? सही तरीका तो ये होना चाहिए था, जैसे कोई खर्चा आया सरकार को पार्लियामेंट से तब पूछना चाहिए, पर पार्लियामेंट सारा साल बैठती नहीं है ना, तो इसलिए एक ही बार में ले लेते हैं सारा हिसाब। तो जब आप क्या, आपको पता है आज से परसों आपने क्या खर्चा करना है नहीं, पर क्या आपको अंदाजा पता है? हाँ, नाश्ता करना है, कहीं ट्रैवल करना है, दोपहर का खाना खाना, रात का, अंदाजा तो पता ही है। उसके ऊपर कुछ आगे पीछे हो गया तो क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते, पर अंदाजा तो सबको पता ही होता है। बताओ आपका एक दिन का खर्चा क्या है? बड़ा सिंपल है, पिछले 100-150 दिन का खर्चा निकाल के 100 से डिवाइड कर दो, एक दिन की एवरेज निकल जाएगी, वही आपका एक दिन का खर्चा। आगे पीछे कुछ भी हो जाए क्या पता, पर एवरेज तो निकाली जा सकती है, सरकार भी निकाल देती है। बताओ सरकार का बजट काफी हद तक एक्यूरेट कैसे होता है? क्योंकि वो ये काम जब से इंडिया बना तब से कर रहे हैं, तो वो थोड़ी इसमें एक्सपर्ट हो गए, समझे? और कुछ? ठीक है, आज हम यहीं तक करते हैं, बाकी का हम अपनी नेक्स्ट क्लास में